जय हिंद। स्वागत है आपका सोनू आर्मी क्लासेस में। तो सबसे पहले तो मेरे जो टेक्निकल के फौजी नौजवान हैं उनको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के लिए फिर एक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ ताकि आप जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर सके और अपनी एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कर सके। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस पेपर का हम सेक्शन ए शुरू करते हैं, जो कि है हमारा जीके का, जिसमें हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टेस्ट पेपर का हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, कितनी होती है? मिनिमम 35 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड बाय विच रूलर। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अकबर के द्वारा। टू ब्रेक विच लॉ डिड गांधी जी अंडरटेक दांडी मार्च इन द ईयर ऑफ 1930। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने वर्ष 1930 में दांडी मार्च किया था? तो फ्रेंड्स, किसके लिए किया गया था ये? किस कानून को तोड़ने के लिए? नमक कानून, यानी कि सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। ये भी याद रखना, कभी कभी ये सन भी पूछ लिया जाता है कि किस सन में दांडी मार्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ये एक ही नदी निकलती है फ्रेंड्स, वो है नर्मदा नदी। हु रोड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। अब सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स सेक्शन बी, जो कि है रीजनिंग का। चलिए रीजनिंग के हम क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ रेड फोर्ट इज़ टू 15 अगस्त, देन व्हाट इज़ 26 जनवरी। यदि लाल किला 15 अगस्त से, मतलब लाल किले का संबंध 15 अगस्त से, 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। इसी तरह 26 जनवरी को कहाँ फहराया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर फहराया जाता है? इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 27, 107 और 427, और नेक्स्ट नंबर इस सीरीज़ का आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। तो फ्रेंड्स, अगर 2 और 7 की बात करें तो 2 और 7 कैसे मिलकर बना होगा? 5 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलिए 7 और 27 के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का। इसमें 20 जोड़ देंगे तो 27। 107 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 और 8। 107 और 427 में माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर 320 का। मतलब ये जो नंबर है ये क्या है? 5 है, फिर 20 है, मतलब 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20 आ जाता है। 20 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। 80 में 4 और 8 32, 320। और अब 320 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8 और 4 3 12, 1280। अब 1280 आपको क्या करना है? इस वाले नंबर में ऐड करना होगा। तो इसमें हम 1280 ऐड कर देंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो वो कितना होगा? यहाँ पर 7, 8 और 2 10, कैरी 1 12 और 1 13, 14 15 16 और 17। तो ये क्या नंबर मिला हमें? 1707। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो ई क्या है फ्रेंड्स? बी की सिस्टर है, तो ये गर्ल हुई। अब इन्होंने कहा ए इज़ द फादर ऑफ सी। तो ए क्या है? सी का फादर है। अब इन्होंने आगे कहा बी इज़ द सन ऑफ सी। तो बी क्या है? सी का सन है, तो डाउन। इस तरह से मैं डायग्राम को यहाँ पर क्लियर बना देती हूँ। ए ये फादर हुआ, ये इसका बेटा, और ये बी इज़ द सन ऑफ सी। और ये दोनों तो भाई बहन, बी और ई तो ऑलरेडी है ही सही। ये हमारा एक कंप्लीट डायग्राम बन गया। अब इन्होंने क्या कहा? ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये इसके भी जो भी माता पिता होंगे। देन शो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई। तो ए और ई का क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स, ये दोनों भाई बहन हैं, और ये ए की जो भी बेटा बेटी है उसके क्या है? ये बच्चे हैं। तो ए का रिलेशन ई से किस तरह हुआ? अब ये इनके बेटे के बेटे हैं, तो मतलब क्या हुआ? नाता पोती। अब नाती का ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या है यहाँ पर? ये तो पोती हुए। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? ये इस क्वेश्चन में इस तरह से गलतियाँ होती है, हम पोती बता देते लेकिन पोती नहीं बताना। उन्होंने कहा ए का ई से किस प्रकार संबंध है। तो ए क्या हुआ? ग्रैंड फादर। और ध्यान रखना, यहाँ पर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर में भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये दादी है यहाँ पर। क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है फ्रेंड्स? कि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस देखिए ये क्या है? प्लस है, मतलब ये क्या है? मेल है, और मेल है तो मतलब ये क्या हुए? ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ है जो आपको छांटना है? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें पहले ऑप्शन को, C3X।
सी का जो नंबर है, ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर और सी आता है तीसरे नंबर पर। और लास्ट से अगर हम एक्स देखें तो एक्स वाई जेड ये भी कितने तीसरे नंबर पर ही आता है। तो इसकी कोडिंग इस तरह से कह रही है कि जो तीसरे नंबर वाले अल्फ़ाबेट है वो एक साथ लिख दिया और उनके बीच में उनका नंबर लिख दिया। इसी तरह से हम एफ़ को चेक कर सकते हैं। एफ़ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, ठीक है। लास्ट से यू को अगर आप चेक करोगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी 6 नंबर पर आता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। G7 टी को चेक कर लेते हैं। जी कौन से नंबर पर आता है, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो 7वें नंबर पर, और लास्ट से टी भी 7वें नंबर पर ही आता है। तो उनका जो नंबर है वो बीच में लिख दिया और जो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग और एंडिंग से 7वें नंबर पर है उनको लेफ़्ट राइट लिख दिया। अब डैन को चेक करें तो डी अगर हम देखें तो डी ए बी सी और डी 1 2 3 4 नंबर पर आता है। चलिए ठीक है, ये तो करेक्ट है कि डी 4 नंबर पर आता है, लेकिन एन अगर आप चेक करोगे तो एन क्या 4 नंबर पर नहीं आता है। एन का जो नंबर होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, अगर आप देखोगे एन से जेड तक काउंट करोगे, एन टू जेड अगर आप काउंट करोगे तो ये कौन से नंबर पर आता है, 15। तो इसका मतलब ये है कि ये मैच नहीं हो रहा है, तो इनमें से ऑड कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉक 10 मीटर टू द ईस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन में मैं 10 मीटर चला। आफ्टर दिस आई टर्न इन द नॉर्थ डायरेक्शन में मैं मुड़ गया और कितना 20 मीटर चला। देन टर्न राइट। अब राइट कहाँ होगा, इधर किधर, तो ये राइट में मुड़ गया और 10 मीटर चला। अब इन्होंने कहा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एम आई नाउ। उसने कहा है कि अब प्रारंभिक बिंदु, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये इस डायरेक्शन में है, ये है ना, ये इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, तो ये कौन से डायरेक्शन में, तो ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व। अगला सेक्शन है फ्रेंड सेक्शन सी, जो इसमें हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सेक्शन सी का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द डायग्राम। आरेख में प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बना देती हूँ कि कौन सा डायग्राम है। तो ये इस तरह से बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 एम्पियर है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है R, और ये वोल्टेज है यहाँ पर 6 वोल्ट का। अब इस डायग्राम में आपको बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आपको पता है ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, V इज टू IR होता है ओम्स लॉ। अब यहाँ पर वोल्टेज आपको दे के रखा है 6 वोल्ट, करंट आपको दिया है यहाँ पर 2 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू पुटअप करना है। ये एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, कोई चेंजेस भी नहीं करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 3 6, तो R जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ईजीएस्ट मैथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। घर्षण को कम करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलिशिंग, ल्यूब्रिकेशन और दाब बढ़ाना, ये सभी जो मेथड है ये फ्रिक्शन को कम करने की ही होती है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि मैं ल्यूब्रिकेशन यूज़ करूँ या पॉलिशिंग यूज़ करूँ। तो फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर दें और उसको फ्रिक्शन को कम कर दें। तो सबसे इजी मेथड तो यही होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर पॉलिशिंग भी दिया है। अगर आप इसका आंसर बोलते हो कि ये पॉलिशिंग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रीज़न ज़रूर लिखें कि इसकी जो ईजीएस्ट मेथड है वो पॉलिशिंग क्यों है। मेरे हिसाब से तो इसकी जो ईजीएस्ट मेथड है वो ल्यूब्रिकेशन यानी कि स्नेहक होती है। A train is moving with a velocity of 120 km/h. How much distance will it cover in 30 seconds? तो फ्रेंड्स ट्रेन की स्पीड दे के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर स्पीड आपको ट्रेन की दे के रखी है, वो कितनी है 120 km/h, और लेंथ आपको पूछी है और समय आपको 30 सेकंड दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समय सेकंड में है और ये km/h में, और हमारा आंसर मीटर में है। तो हमें km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम किससे करेंगे 5 डिवाइड बाय 18 करके करेंगे। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। 3 6 18, 3 4 12, 6 5 30, ये 5 5 25 इंटू 40। तो यहाँ से आ जाएगी ट्रेन की डिस्टेंस, तो कितनी आएगी 5 4 20, 4 दूना 8 और 9 10, 1000 मीटर आएगी यहाँ पर ट्रेन की लेंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कन्वर्जन, ये वाला जो कन्वर्जन है यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो कन्वर्जन हमेशा याद रख लीजिए। कहीं पर मैं आपको ट्रिक बता दूं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पहले पढ़ने की ट्रिक यही है कि आप जो भी फॉर्मूले ट्रिक जो भी है वो एंड टाइम पे एक पेज पर नोट कर लीजिए,
ताकि एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले वही पेज आपको पढ़ना है, सारा सब कुछ रिवाइज़ नहीं करना है, सिर्फ वो ट्रिक और वो फॉर्मूले ही आपको रिवाइज़ करना है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स अगर आपको लगे कि ये हमें एंड टाइम पे हम भूल जाएंगे, उनको किसी पेज या कॉपी में लिख लीजिए और एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इनसाइड ग्रेविटी विल है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु होगी। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण के अंदर स्वतंत्र रूप से अगर कोई सी वस्तु गिरती है, फ्रीली फॉल जिसे कहा जाता है, तो उसमें जो वस्तु का वजन होता है बिल्कुल ज़ीरो होता है, नो वेट होता है। क्यों? क्योंकि वेट कब होता है वेट जब कोई सी वस्तु सतह पर हो, सतह पर होगी तभी तो जी फोर्स लगेगा। मतलब ये mg जो होता है ये वेट का फॉर्मूला होता है। तो ये तभी होती है जब ये किसी सतह पर टच में होती है। अगर टच में नहीं होगी तो ये जी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी और इसलिए ये जो वज़न है इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए नो वेट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज, अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो उसकी रेंज कितनी होती है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इससे ज़्यादा होती है, जो कि ये बेट्स और ये प्रोड्यूस करती है इस तरह की ध्वनियाँ अपने ऑब्जेक्ट या अपने शिकार को पता करने के लिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो लेंस पूछ लिया या फिर दर्पण पूछ लिया, इन सभी को जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? डायप्टर होती है, जिसे कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई आपको बताने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन याद होगी, तभी आप उसकी जो फॉर्मूला है या फिर उसकी जो यूनिट है वो बता सकते हो। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी डेफिनेशन से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं। कैसे? तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये जूल है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी जूल, और किलोग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बढ़ाने में जितनी ऊर्जा की, मतलब इन दोनों का जो रेशो होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या हो सकती है? जूल केजी पर सेंटीग्रेड भी होती है या फिर कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड भी होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो जूल पर डिग्री सेल्सियस ये नहीं है, जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ये बिल्कुल करेक्ट है, कैलोरी पर ग्राम लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, लेकिन ये भी करेक्ट होती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा यूनिट तो पूछी नहीं है, नॉर्मल यूनिट ही पूछी है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये भी हो सकता था लेकिन अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? अब जो फेमस आविष्कारक है फ्रेंड्स उसके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेज़र, वोल्ट मीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो सभी को पता होगा वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ये करंट को नहीं मापा जाता है, रेजिस्टेंस को भी नहीं, सिर्फ वोल्टेज को मेजर किया जाता है इसके द्वारा। अ मशीन डज 960 जूल ऑफ वर्क इन 240 सेकेंड, व्हाट इज़ द पावर ऑफ मशीन? तो पावर क्या होती है फ्रेंड्स? W डिवाइड बाय टाइम। अब हमारे पास यहाँ पर ये W क्या है? ये दिया है 960 जूल, ये हमारा W यानी वर्क है, कितना काम किया है, और टाइम यहाँ पर दिया है 240 सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है जूल पर सेकंड को। तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4 6 24, 4 4 16, 4 9 36। फिर इसको करेंगे 6 8 48 और 1 बचा 6 कम 6 छाए 36 छाए 36 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। तो इसका आंसर होगा 81.166, मतलब ये किसके बराबर लगभग आ रहा है? 8.17 वॉट के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 100 डाइंस इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 ग्राम फॉर ओनली 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी इन CGS मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 5 ग्राम, तो द्रव्यमान आपको दिया गया है 5 ग्राम और क्या दे के रखा है? फोर्स दे के रखा है, जो कि दे के रखा है 100 डाइन, ये डाइन में दे के रखा हुआ है, और टाइम आपको दे के रखा है 10 सेकंड। तो इन्होंने क्या पूछा है? वेग ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें पता है जो फोर्स होता है वो क्या होता है? m × a। अब यहाँ पर F जो है वो आपको 100 डाइन दे के रखा है, द्रव्यमान 5 ग्राम है, और A की वैल्यू तो नहीं दे के रखी है। अब क्या करें? तो A यानी कि क्या होता है? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर हम V डिवाइड बाय T रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 × 5, और V और T हमें दे के रखा है 10 सेकेंड।
अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और ये v की वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने CGS मेथड में पूछा और CGS मेथड में क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, MKS या फिर SI यूनिट में क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या मिला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ copper from 25 degree Celsius to 175 degree Celsius if the specific heat of copper is 400 joule per kg centigrade। तो यहाँ पर तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दे के रखी जो कि होती है S, और क्या क्या दे रखा है, तांबे का वेट दे के रखा है 1 किलोग्राम, यहाँ M की वैल्यू भी दे के रखी है, और टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री से 175 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता है, मतलब टेम्परेचर में चेंज भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो क्या होगा, लास्ट टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर चेंज भी यहाँ से आपको मिल जाएगा जो कि कितना मिलेगा 5 - 5 0, और ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज भी मिल गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड, हीट आपसे पूछी है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है अभी तक मैंने बहुत कम टेस्ट पेपरों में इंक्लूड किया है, लेकिन अब ये भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा, ये जो न्यूमेरिकल हैं स्पेसिफिक हीट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में, एक ना एक पूछ लेते हैं, तो हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला फ्रेंड्स इसका, Q = होता है MS ΔT, ये होता है हीट रिक्वायर्ड, किसी भी वस्तु का तापक्रम बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर Q जो है वो आपसे पूछा गया है, M यहाँ पर पता है आपको, मैंने मार्क कर दिया है 1 किलोग्राम है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू उन्होंने 400 दे के रखी है, और टेम्परेचर मैंने निकाल लिया है जो कि कितना है 150। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 15 चौक 60, और ये 2 0 ये और 1 0 ये, तो यहाँ पर 3 0, तो ये कितनी 60,000 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हु गेव द लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक इंडक्शन का नियम दिया गया था फैराडे के द्वारा। इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेट किससे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी तक तो याद हो गया होगा, जल्दी इसका आंसर मुझसे पहले टिक कर लीजिए, सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, बायल के नियम के अनुसार क्या होता है। तो बायल का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन के बीच में रिलेशन होता है, और इस तरह से रिलेशन होता है कि अगर आप दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा, और दाब को कम करोगे तो आयतन बढ़ जाएगा, ये कहते हैं बॉयल्स का नियम। तो अगर हम यहाँ पर हमारे ऑप्शन देखें, सिक्वेंशली, P सिक्वेंशली 1/T, मतलब P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट करेक्ट। P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। P सीरियली प्रोपोर्शनल टू V, P सीरियली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी नहीं कहता है। P सिक्वेंशनली V, P सिक्वेंशली V, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होना चाहिए, है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन डी, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे आपके कितने 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो इसकी एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए सेक्शन डी मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर कितना होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद हो तो 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पर 4π की वैल्यू 22/7 रख दी, r दिया इन्होंने 4.2 × 4.2। अब इसको सिंप्लीफाई करते ही हो जाएगा 7 छंग 42, 0.6 आएगा इसका आंसर। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 1 25। पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 नंबर के पहला बिन, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 88 और 252 का, तो हमें क्या मिलेगा 22176, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉइंट कहाँ लगेगा 2 नंबर के पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लगभग 221। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का समाधान करना, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x + y आपको दे के रखा है 6, और x - y की वैल्यू दे के रखी है 2।
ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2x और 6 और 2 8, 2 चौक 8, तो x की वैल्यू तो मिल गई 4, यहाँ पर रख देंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे। x + 4 = 6, तो यहाँ पर y + 4 = 6 होगा। y की वैल्यू मिलेगी 6 - 4 2, तो ये 4 और 2 जो है x और y की वैल्यू आपको मिलेगी। ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, निम्नलिखित मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना, एवरेज निकालना, दोनों सेम बात ही होती है फ्रेंड्स। तो माध्य क्या करना है, इन सारे नंबरों को जोड़ देना है और कितने नंबर से डिवाइड करना है। तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं, जो भी नंबर हमें यहाँ पर दिए हैं मैंने प्लस कर दिया, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर उससे डिवाइड करते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। 6 3 9, 9 और 1 10 4 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 28, 28 और 1 ये 29, और ये 29 और 39, 39 और 8 फाइनली कितना मिलेगा इसका हमें 284 / 9। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 × 27, 1 कैरी जाएगा, 9 एकम 9, फिर पॉइंट लग जाएगा, 9 × 5 = 45, तो 31 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मीन निकला कितना निकला, ऑप्शन बी से मिलता जुलता है। एक क्वेश्चन दिया है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 5√3 दे के रखा है, -2√2 है, माइनस का ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 8 32 ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको। 50 को 25 दूना 50 लिख सकते हैं, और आगे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 4, 4 दूना 8, स्कोर ब्रेक कर लिया, ये 5 × 5 × 2। अब यहाँ से अंडर रूट से क्या क्या बाहर निकलेगा, ये 5√3 है, -2√2, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 5 में से 4 चला जाएगा, तो प्लस का 2 √2 बचेगा, और माइनस का 2 √2 और 5 √3, ये बचेगा 5 √3 माइनस का √2, 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा तो माइनस का √2 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो इसका आंसर क्या मिला, 5 √3 माइनस √2। A person walks 10 meter in the east direction and then 24 meter in the north direction. Find the distance of the person from the starting point. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे रीजनिंग का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। A person walk 10 meter in the east direction and then 24 meter in the north direction. अब बताना है इसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच की। तो ये कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग = ये जो x मान लिया इसका वर्ग, ये हो जाएगा 100, और 24 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना होता है, नहीं आ रहा है 24 का स्क्वायर, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 20 + 4 करके स्क्वायर करके, इस तरह से शॉर्टकट बता देती हूँ। ये का स्क्वायर हो जाएगा 400, 4 चौक 16, 2ab यानी कि 2 चौक 8, 8 दूना 16, 160। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पर मिलेगा 6, 6 और 1 7, और यहाँ मिलेगा 4 और 1 5, 576 मिला। चलिए एक्स स्क्वायर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 676 अंडर रूट के अंदर, और एक्स स्क्वायर, और 676 का अंडर रूट आप कैसे निकालोगे, आपको नहीं आ रहा है तो इसकी मैं ट्रिक आपको यहाँ पर बता देती हूँ। 676 को आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 2 × 6, 2 × 6 और 2 × 8 16, 2 एकम 2, 2 छंकी 12 और 2 9 18, और 169 किसका होता है फ्रेंड्स, 13 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 × 13 × 2 × 2। अब यहाँ अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा, 2 × 13, और तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26 मीटर। तो जो डिस्टेंस निकली वो कितनी निकली, 26 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल फील्ड इज 4.4 किलोमीटर। पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, जो कि कितना दे के रखा है 4.4। अब यहाँ पर क्या पूछा है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है ना, कि r की वैल्यू। तो सबकी वैल्यू हम रख देते हैं 22/7, ये r, यहाँ पर 4.4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 दूना 22 एकम 22, 22 दूना 44, 0.2 होगा। ठीक है, और ये 0.2 × 7 / 2 होगा = r,
ये भी कैंसिल हो गया 0.1 और इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.7 मिलेगी आर की वैल्यू। लेकिन 0.7 किस में मिला हमें यहाँ पर, किलोमीटर में दिया था ये तो किलोमीटर में मिला। तो क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि 0.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ज़रूर है और 70 किलोमीटर है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। तो कितना मिलेगा 700 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी मिली 700 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कन्वर्जन में आप आंसर गलत कर सकते हैं, तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 रेज़ टू 300 यानी कि डिवाइड में 300 इज इक्वल टू, यहाँ की वैल्यू नहीं है हमने x मान ली, डिवाइड बाय 30 इसका मान आपसे पूछा है। तो ये हो जाएगा क्या, 0 से 0 कैंसिल, 3 10 30 और x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर 1.8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स। तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है, पाई आर, कहाँ पर है पाई आर, आर प्लस एल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर। ये फिगर दे के रखा है, इसमें आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। कहाँ है कहाँ बी है ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये ए है, ये पी है, ये ए, ये बी और ये क्यू और आर। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और आपको यहाँ पर ए बी की लंबाई मतलब इसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कैसे ज्ञात करोगे फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये जो लाइन है दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक दूसरे की जब पैरेलल होती है फ्रेंड्स, तो इनके जो एक संगत कोण होते हैं, मतलब ये एक ही साइड पर बने हुए जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये इक्वल होगा। कोण पी ए बी इज इक्वल टू कोण पी क्यू आर, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि संगत कोण। इसी तरह से ये वाले कोण भी इक्वल हो जाएंगे, ये और ये भी। और ये वाला जो कोण है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो मतलब एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये जो दोनों ट्रायंगल है पी ए बी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। अब जब दो ट्रायंगल सर्वांग सम होते हैं तो उनकी जो हम एडजेसेंट साइड है, मतलब उनकी जो हम भुजाएं हैं, एक जैसी भुजाओं को हम अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पी ए डिवाइड बाई पी क्यू, इनका जो रेशो होता है उसको हम इक्वल कर सकते हैं किसके, पी बी डिवाइड बाय पी आर। और इसी तरह से ए बी डिवाइड बाय क्यू आर, इनको हम लिख सकते हैं जब आप ट्रायंगल दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हो। तो पहले ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध करिए और उसके बाद ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करिए। तो अब आपको क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर दिया है। इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। और ये क्यू आर की वैल्यू भी आपको कितनी दे के रखी है, 6 दे के रखी है क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है, ए बी की वैल्यू बताना है। तो हम क्या ले लेते हैं, ये और ये वाला रेशो उठा लेते हैं। तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू कितनी है 1 है, पी क्यू कितना है 3 और 1 4 हो जाएगा। पी क्यू टोटल ये 3 है और ये 1 4 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आपसे पूछी है और क्यू आर कितना 6 दे के रखा है। तो ये कितनी हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 4 आ जाएगी यहाँ पर ए बी की वैल्यू। तो 4 1 जा 4 और 4 5 20, तो 1.5 सेंटीमीटर जो आएगी इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू वर्क इन 10 डेज। चलिए दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम क्या होगा 1 डिवाइड बाई 10। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, मतलब ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/15। तो बी का आपसे पूछा है तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी कितने दिन में पूरा कर देता है, ये 1 डिवाइड बाई 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी होगी 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 15। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा 5 10 गुणित 50, 5 धाम 50, 1 डिवाइड बाई ये 15 है यहाँ पे। तो ये कितना होगा 5 3 15, तो ये कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 30, यानी कि 30 दिन लगेंगे उसको ये कंप्लीट करने में ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन आइटम इज बॉट फॉर 40 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 60 रुपीज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज मेड। अब एक आदमी ने कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदे वाला मूल्य 40 रुपये,
कितने में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना 60। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। जब ऐसा होता है एसपी सीपी से बड़ा होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और अगर सीपी बड़ा होता है तो लॉस होता है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चलेगा कि हमें मिलेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। वैल्यू पुटअप कर देंगे, एस पी कितना है 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। 20 एकम 20, 20 40, 20 20, 20 दूना 40, 2 एकम 2, 2 पचाम 10, तो कितना मिला 50% का प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन 600 फॉर 3 ईयर्स एट 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 1600 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राशि पूछी है, अमाउंट पूछा है, ना कि सीआई। नहीं तो आप फॉर्मूले में हमेशा गलती कर दोगे, सीआई का फॉर्मूला लगा दोगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर अमाउंट पूछा, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर n। ध्यान रखिए ये अमाउंट होता है, और अगर CI होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, -1 लग जाता। CI वाले फॉर्मूले में -1 भी अप्लाई होता है, तो यहाँ पर CI नहीं, आपसे अमाउंट पूछा है, और अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। P कितना दे के रखा है 1600, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, R है 25% डिवाइड बाई 100, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। यहाँ पर बाद में 3 वर्षों के लिए, बाद वाला पूछा है इसलिए प्लस लगाया। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1600, ये 25 चौक 100, 4 एकम 4 और 1 5, 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर 1600 दे रखा है, इंटू 55 25 और 125 और 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 चौक 64, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25 गुणित 125, ठीक है, ये आपको करना है। तो 25 गुणित 125 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं इसको 20 + 5 करके तोड़ लेती हूँ और 125 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पचाम 0, 2 पचाम 10, 12 दूना 24 और 1 2500 प्लस 55 25 और 12 पंजे 60 और 2 62, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 5 2 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 3125, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 8 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, 6 + 8 + 10 + x + 7, इन सभी को जोड़ना है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, और कितना दे के रखा है एवरेज 8। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 7 17, ये 7 7 14 1 15 15 और 10 25 25 और ये 26 27 28 29 30 31 31 प्लस x डिवाइड बाय 8 पंजे 40, इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 9। तो इसका जो x है वो कितना मिला 9 मिला। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 512, 512 का क्यूब रूट पूछा गया है। तो 512 को फ्रेंड्स अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरह से मेरे को नहीं आता क्यूब रूट निकालना, तो मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ। 2 दूना 4, 2 पचाम 10, 2 छंकी 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 6 12, 2 4 8, 8 ही उठी 64। चलिए इतना मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। क्यूब रूट निकालना है तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 दूना 8, और इसको भी ब्रेक कर लेती हूँ मैं, 4 दूना 8। अब क्यूब रूट में हमेशा 3 3 के ग्रुप निकलते हैं, तो ये 3 निकल गया, 1 2 बाहर करके। अब इनको भी हम इसी तरह से ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 2, मतलब ये 3 1 2 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई फिर 1 2 बाहर निकलेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका अंडर रूट जो क्यूब रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा 8, लेकिन ऑप्शन में कहीं 8 नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इफ़ A and B आर सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब A और B 2 सेट दे के रखे, तो हम मान लेते हैं ये 1 2 और 3 है, और B को मान लेते हैं हम कितना 3 4 और 5। ये 2 समुच्चय हमने हमारे मन से मान लिए, कोई सी भी आप एक वैल्यू मान सकते हो। ऐसे मानना जिसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ना तो इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे करना। तो यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है, ये सी नहीं, ये इस तरह से क्वेश्चन में है, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से, इन्होंने कहा कि कौन कौन से करेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन चेक करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताती थी सेट्स की।
कि क्या क्या होती है। देखिए ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि इसके और इसके दोनों के मिला के सारे नंबर से जो सेट बनता है वो यूनियन बनता है। लेकिन कंडीशन ये है कि रिपीटेशन वाला नंबर 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 ये होगा ए यूनियन बी। उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी वो होता है जिसमें कॉमन नंबर होता है। तो इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, 3 है, तो ये इंटरसेक्शन बी निकलेगा। उसके बाद ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी अगर हम चेक करने जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। प्रॉपर सेट क्या बोलता है फ्रेंड्स, कि ए का कोई सा मान हो जो बी में अवेलेबल हो, तो वो कौन सा होगा, 3 होगा। तो ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी इस तरह से बनेगा। अब हम पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हुआ, ये हुआ। क्या ए उसका प्रॉपर सेट है, तो ए क्या है, ए में है 3 और इसमें क्या है इंटरसेक्शन में 3, तो ये क्या इसका प्रॉपर सेट बन रहा है क्या, नहीं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका जो ये प्रॉपर सेट बनना चाहिए, ये मतलब इसके जो सारे नंबर्स हैं वो इसमें अवेलेबल तो होना ही चाहिए और इसका सबसेट भी होना चाहिए। तो ये नंबर इसमें सिर्फ 3 ही आ रहा है, सारे नंबर नहीं आ रहे, तो ये कंडीशन रॉन्ग है। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है, ए बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ये बिलोंग टू का साइन है कि ए का जो मान है इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ए का मान क्या है 1 2 3 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिर्फ 3 ही है। तो क्या 1 और 2 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, सिर्फ 3 ही नंबर इसका बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। इसके नंबर कम से कम सारे इसमें अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह से अगर होता कि 3 4 5 6 1 2 3 इसमें आ जाते तो ये बिलोंग करता, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5, ये ए यूनियन बी हुआ। अब क्या ए सुपर सेट है, तो ए की वैल्यू 1 2 3, हाँ 1 2 3 सारी वैल्यू इसमें अवेलेबल है, सिर्फ ए की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सारी वैल्यू इसमें अवेलेबल है। इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है कि जो ए है वो क्या है, ए यूनियन बी का प्रॉपर सेट है। मतलब प्रॉपर सेट मतलब इसके सारे नंबर इसमें मिलना चाहिए। अभी जो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन हमने गलत क्यों करी थी, क्योंकि इसमें जो था इसके सारे नंबर इसमें नहीं मिल रहे थे, सिर्फ 3 ही मिल रहा था, तो ये कंडीशन रॉन्ग हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। लास्ट सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन ई, जो कि है केमिस्ट्री का। इसके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी भी आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए इस सेक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के अणुओं के बीच में आकर्षण का बल कब ज़्यादा होता है। पहली कंडीशन देके रखिए, तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, दोनों में अलग अलग होता है। गैसीय अवस्था की तुलना में तरल अवस्था में अधिक होता है, हो सकता है तरल अवस्था की तुलना में गैसीय अवस्था में अधिक, नहीं, इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स हम अगर बात करें कि लिक्विड और गैस की कंडीशन की, तो लिक्विड में ये क्या करता है, जैसे इसको लिक्विड कंडीशन में आता है, ये आयंस में इजीली टूट जाता है। आयंस में टूटने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बल हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इज़ मोर इज़ लिक्विड स्टेट देन अ गैसियस स्टेट। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ठोस से गैस में रूपांतरण 2 तरह से हो सकता है। डायरेक्टली आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दो, या फिर सॉलिड को सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट करो और फिर गैस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सॉलिड से डायरेक्ट आपको गैस में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने की जो मैथड होती है उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। हिंदी में से ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, लेकिन आपको तो दिख रहा होगा यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन जो है एलिवेशन, उन्नयन मतलब ऊर्ध्वपातन सेम मीनिंग होते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी इंक्लूड कर दिए हैं कि कभी सब्लिमेशन या फिर एलिवेशन वाला ऑप्शन आ जाए, उन्नयन या फिर ऊर्ध्वपातन का ऑप्शन आ जाए, तो आप इस पर आंसर टिक कर दीजिएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों सिनोनिम से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सेम मीनिंग है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, मास दिया है। तो जब मास में चेंजेस मतलब मास डिवाइड बाय मास वाला कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान विलयन सांद्रता कहा जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया है इसलिए हम द्रव्यमान के निकालते हैं। और वो कैसे निकाला जाता है
ये नीचे वाला जो मास होता है वो क्या होता है, टोटल मास होता है। तो यहाँ पर 50 ग्राम चीनी प्लस 150 ग्राम पानी, इन दोनों का मिला के टोटल होगा, प्लस यहाँ पर क्या इसमें डिज़ोल्व किया गया है, सॉल्वेंट क्या है वो, उसका मास यहाँ पर आएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 200, 1 डिवाइड बाई 4 आएगा, इंटू 100 होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25% इसका आंसर आएगा। लेकिन इसका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 25% नहीं दिया है, बट इसका आंसर होगा यहाँ पर, आप 25 मान के चलिए, इसका आंसर 25 ही होगा। ये जो क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से दिए हुए हैं कि यहाँ पर चीनी जो घोली गई है उसका वज़न ले लिया गया है और सिर्फ पानी का वज़न ही लिया है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड होती है, ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करोगे तो 1 डिवाइड बाई 3 आएगा, और 1 डिवाइड बाई 3 को आप सॉल्व करोगे तो 33.3% आएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला जहाँ तक मुझे पता है वो होता है टोटल मास होता है सॉल्वेंट का, और जो उसमें मिलाया जाता है उन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का मिला के यहाँ पर मास लिया जाता है, तो वो 200 होगा, और जो मिला गया उसका मास लेंगे तो 50 डिवाइड बाई 200 होगा, जिससे इसका आंसर आएगा 25%। तो अगर आपको एग्ज़ाम में 25% का ऑप्शन दिया हो फ्रेंड्स, तो आप 25% पे टिक करिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं और आपका जो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हो, तो आप इसको 33.3 से ही सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेड ऑफ डस्ट पार्टिकल इन लाइट इज कॉल्ड, प्रकाश के धूल के कणों का जो प्रसारण है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स क्या, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH, इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो आणविक द्रव्यमान फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, कार्बन का कितना होता है, सभी का इंडिविजुअल याद होना चाहिए, 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 3 गुणित 1 हो जाएगा क्योंकि 3 दिए हुए हैं, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन का भी 16 और हाइड्रोजन का 1, ये हो जाएगा 16, 16 दूना 32, 32 और 1 33, 34, 35 और 45, 46, 47, 48 और 49, 50 और 10 60, तो टोटल इसका जो आणविक द्रव्यमान आया वो कितना है, 60 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ केमिकल रिप्रेजेंटेड बाय NH4HSO4, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका फ्रेंड्स क्या नाम है, एल्यूमिनियम बाई सल्फेट, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम बाई सल्फेट, और एल्यूमिनियम बाई सल्फेट ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, यौगिक जो दिए हुए हैं और इनकी जो अधात्विक चरित्र के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपने टेबल देखी होगी, टेबल जो है उसमें अगर आप लेफ़्ट से राइट के साइड में जाओगे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, बढ़ती है, आध्यात्मिक गुण बढ़ते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर आध्यात्मिक गुण कम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेफ़्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो कौन कौन से आते हैं लेफ़्ट टू राइट, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन, ठीक है। तो ये लेफ्ट से राइट आने पर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, और ऊपर से नीचे आने पर, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो जो C है उसकी वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर टेबल अगर आप देखोगे तो ये इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से हमें ये सीक्वेंस मिली। तो अगर हम इसे पूरी तरह से कंपेयर करते हैं और ये B क्या है, C से छोटा है, तो ये SI लेकिन क्या होगा, B से बड़ा होगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो SI है वो B से छोटा होगा और C से भी छोटा होगा, दोनों से छोटा होगा। तो ये जो सीक्वेंस मिलेगी FN और यहाँ पर C और ये B मिलेगा, और उसके बाद लास्ट में SI मिलेगा। तो ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि B C SI NF क्या ये करेक्ट है। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी आप चेक करोगे तो F पहले आना चाहिए, उसके बाद N, यहाँ पर कार्बन आएगा, SI नहीं आएगा। तो इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है इसमें मैच करिए कि FNCB SI, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द K and L शेल्स ऑफ एन एटम आर फिल्ड, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एटम। परमाणु का अगर K और L गोले भरे जाते हैं तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, 2, और L में कितने होते हैं, 8 है। दोनों फुल हैं, दोनों को फुल करना है। तो उसका मतलब ये है कि कम्प्लीटली 2 और कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, पर तांबे की परमाणु संख्या क्या है, 29 आपको याद करना है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टेस्ट पेपर के 50 क्वेश्चंस। इस टेस्ट पेपर में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।